नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आज उपस्थित हूं आप लोगों के बीच एक बार फिर से नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पशु परिचारक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप लगातार में देखते आ रहे हो, आपको राजस्थान जीके की जितनी भी कक्षाएं हैं मैं आपको निरंतर प्रोवाइड करवा रहा हूं। आज उसी संदर्भ में, उसी कड़ी में फिर एक और क्लास आप लोगों के लिए। आज मॉडल पेपर के तहत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले राजस्थान के एग्जामों में लगातार आ रहे हैं उनका एनालिसिस किया और उसी आधार पे आप लोगों के लिए आज का मॉडल पेपर तैयार किया है। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो छपने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में। जो भी साथी पढ़ना चाहता है ईमानदारी से, वो साथ चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों को जो यहाँ कंटेंट दिया जाएगा वो बिल्कुल ही सटीक दिया जाएगा। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम की दृष्टि से बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूं फिर से एक पशु परिचारक क्लास लेकर, और निवेदन कर रहा हूं कि जो भी साथी चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और चर्चा करने वाले हैं हम पशु परिचारक भर्ती। अभी राजस्थान जीके के कुछ मॉडल पेपर करवाऊंगा, कुछ टॉपिक्स करवाऊंगा, लगभग सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगा। उसके बाद में सेकंड पार्ट जो भी पार्ट बी होगा उसकी तैयारी भी हम लोग करने वाले हैं। समय है कम, लगा दो दम। साथियों, समय बहुत कम बचा है, अपनी मेहनत के साथ काम करें, दम लगा दे, दम खम पूरा लगा के मेहनत करें। ये जो जगह आपको छोड़नी है, कुछ और क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड, जो आपके पास जो क्वेश्चन है उन लोगों, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा साथियों। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आइए आज के इस सेशन में और चर्चा करने वाले हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है। पूरा पेपर रटवा दूंगा, ये ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन छपे मिलेंगे, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े। पहला सवाल आया कि चिड़ावा के गांधी किसे कहा गया। बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला सवाल है, हर बार होता है, पशु परिचारक भर्ती में 100% होने वाला है। क्योंकि पर इस सवाल का लेवल की मैं बात करूं तो ज्यादा हाई लेवल इसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जब आपके पशु परिचारक भर्ती के लेवल की बात करूंगा तो उसके आधार पर बहुत ही अच्छा सवाल, सिर्फ अच्छा सवाल बना हुआ है। इसका आंसर लगा देना है, चुपचाप आंख बंद करके सीधा ही जहां मास्टर साहब दिख जाए, जहां मास्टर साहब, मास्टर प्यारे लाल जी जहां हमें दिख जाएंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता इस सवाल का राइट आंसर रहने वाला है। आज मैंने आपको टॉपिक वाइज ना लेकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही दिए साथियों आप लोगों के लिए। राजस्थान एकीकरण के समय सरकारी कार्यालय का मिलान करें। फिर राजस्थान का जब एकीकरण हुआ, कब एकीकरण हुआ, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। राजस्थान का एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। 30 मार्च 30 मार्च 1948 को एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके बाद साथियों एकीकरण पूरा होता है। तो दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं आज इस एकीकरण के वीडियो को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, 4 जिले मैंने लिखे हैं, 4 रियासत मैंने लिखी है, और ये अलग अलग विभाग है, सरकारी विभाग, ये किस जिले में कौन सा विभाग था। तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं हम लोग, भरतपुर के अंदर क्या था, या इधर से ले लें कि हाई कोर्ट कहाँ था, हाई कोर्ट कहाँ था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों का, चलो जिले वाइज बताऊं या बोलो विभाग वाइज, विभाग वाइज बता देता हूं। जो आपका हाई कोर्ट रहने वाला था, जो आपका हाई कोर्ट रहेगा वो रहा था साथियों जोधपुर। आज भी हाई कोर्ट जोधपुर में है, उस टाइम भी हाई कोर्ट कहां था, जोधपुर में। हाई कोर्ट कहां था, जोधपुर में। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा विभाग कहां था। शिक्षा विभाग का निदेशालय वर्तमान में बीकानेर में है, और जब भी शिक्षा विभाग कहां था, बीकानेर में। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों कि हमारा खनिज विभाग कहाँ था। तो खनिज विभाग बात करेंगे तो खनिज विभाग था हमारा कहाँ, उदयपुर में। कहाँ, उदयपुर में। और बच गया हमारा एक कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वो हमारा कहाँ था, भरतपुर में। तो आप ऐसे मिलान कर सकते हैं, 4 सवाल बड़े हैं। भरतपुर में कृषि विभाग, जोधपुर में हाईकोर्ट जो वर्तमान में भी है, बीकानेर में शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय बीकानेर वर्तमान में भी है, और उदयपुर में खनिज विभाग। खनन विभाग का कार्य ज्यादा इस क्षेत्र में चलता था, तो उदयपुर में क्या था, खनिज विभाग। ये एक सवाल आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्योंकि आज हम बात करने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आशा कर रहा हूं आप सब लोगों को समझ में आ जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ जीता, कब जीता साथियों, 1303 ईस्वी में। कब जीता, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ जीत लेते हैं। उस टाइम आपने कहानी सुनी होगी रावल रतन सिंह और पद्मनी की। पद्मनी ने जब रावल रतन सिंह को गिरफ्तार कर लेता अलाउद्दीन खिलजी और पद्मनी को अपने पास बुलाता है, तो पद्मनी 16,000 महिलाओं के साथ जोहर
कर लेती है। वो कहानी आपने खूब अच्छे से सुनी होगी, पद्मावत में सुनी होगी। तो साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ जीता तो इसके बेटे का नाम था खिज्र खां, और खिज्र खां के नाम पर इस किले का नाम रख दिया था खिजराबाद। क्या रख दिया था? खिजराबाद। ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? खिजराबाद, अपने बेटे के नाम पर। नेक्स्ट सवाल आता है, राजसमंद में किस स्थान पर गोहिलों द्वारा मंदिर बनाया गया? भाई गोहिल वंश चलता था मेवाड़ में, तो राजसमंद भी उस मेवाड़ का एक हिस्सा है। राजसमंद में उन्होंने एक मंदिर बनवाया, और वो मंदिर जहां बनवाया वो स्थान था कैलाशपुरी। आपको ऑप्शन में शिवपुरी भी मिलेगा, क्योंकि कैलाश पर्वत, कैलाश शिव भगवान के नाम है, शिव भी, लेकिन आंसर आपको लगा देना है कैलाशपुरी। बिना देखे, आंख बंद करे, निश्चिंत लगा देना है कैलाशपुरी। ओके दोस्तों, अब आपके पास और सवाल, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ, किसके मध्य हुआ? सबसे पहले आप कहो तो मैं थोड़ा शाखा आपको बता दूं कि शाखा होता क्या था। आपने सुना होगा जैसलमेर में 2.5 शाखे हुई है, आधा शाखा क्या हुआ वो भी समझे। तो साथियों, शाखा का मतलब क्या है? शाखा में 2 प्रक्रिया है, एक होता था केसरिया, एक होता था केसरिया, दूसरा होता था जौहर। केसरिया करते थे पुरुष, और जौहर करती थी कौन? महिलाएं। जब केसरिया और जौहर दोनों हो जाते थे तो वो कहलाता था शाखा। अब सुने, पहला सवाल आया, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? केसरिया कब करते थे हमारे सैनिक? केसरिया हमारे जब शासक थे वो तब करते थे जब उनको लगता था कि सामने वाले की सेना बड़ी मजबूत सेना है, हम आसानी से हारने वाले हैं, हम तो मरने वाले हैं। तो फिर उनको क्या करते थे, वो केसरिया अपने सर पर बांधकर, और उनकी कोशिश रहती थी कि सामने वाली जो विरोधी पार्टी है उनका जितना नुकसान किया जा सकता है उतना नुकसान करे, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मरना तो है। तो वो केसरिया बांधकर मैदान में उतर जाते थे और सामने की सेना से लड़ते रहते थे। तो साथियों, ये होता था केसरिया। फिर क्या, केसरिया के बाद होता था जौहर। जौहर महिलाएं करती थी, महिला चाहती थी उस टाइम स्वाभिमान से, महिला हमेशा स्वाभिमान के साथ रहती थी, और जौहर का पता था कि अब तुम्हारी सेवा करने वाला कोई नहीं बचा है, तो या तो अग्नि जोर या जल जोर करके महिला अपनी जान दे देती थी। इसलिए केसरिया और जौहर दोनों मिलकर संयुक्त रूप से क्या कहलाया? शाखा। अब शाखा कहलाया। प्रथम सवाल हमारा यहाँ से बना था, पहले सवाल बना था कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ, तो ये मैं आपको बता दूं, रावल रतन सिंह और कौन, और 16 हजार रानियों के साथ पद्मनी, दोनों ने मिलकर शाखा किया था। ये शाखा हुआ था सन 1303 ईस्वी में, चित्तौड़ का पहला शाखा। उसके बाद बात करेंगे, चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ, उसके बाद हम बात करेंगे चित्तौड़ का क्या बताऊं मैं आपको, चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ, तो ध्यान रखिए 1534। और चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ में 3 शाखे हुई, तीसरा शाखा था 1568। तो ये ध्यान रखिए आप, 1534 और 1568। नेक्स्ट सवाल, पद्मावत ग्रंथ के लेखक। पद्मावती पे एक ग्रंथ लिखा गया, पद्मा पद्मिनी की कहानी लिखी गई, और उस ग्रंथ के जो लेखक कहलाए साथियों, उनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, क्योंकि उन्होंने सारी कहानी अपनी आंखों से देखी थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इसके, मलिक मोहम्मद जो जायसी थे, वो क्या नाम है, पद्मावत ग्रंथ के लेखक थे। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है, आप लोगों को मैं बता दूं कि एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल कौन सा है, मलिक पद्मावत ग्रंथ के लेखक, या मलिक मोहित, या सवाल ऐसे जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है साथियों। ये हो गया। उसके बाद चलो और थोड़ी सी बात करेंगे, और थोड़ी बात अपन लोग कर लेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, कि शाह की उपाधि धारण करने वाले प्रथम परमार शासक। शाह की उपाधि धारण करने वाले प्रथम परमार शासक कौन से थे? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि शाह की उपाधि परमार शासकों के पास ही थी। शाह की उपाधि परमार शासकों के पास थी, और शाह की उपाधि इनको दी किसने थी? तो सबसे पहले सवाल एक ये भी आ सकता है कि शाह की उपाधि परमार शासकों को किसने दी? तो सबसे पहले ध्यान रखें, लोधियों ने, लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश ने परमार शासकों को शाह की उपाधि दी, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि प्रथम परमार शासक कौन थे? कि प्रथम परमार शासक कौन से थे? तो इसको ध्यान रख लेना, बलभद्र, बलभद्र शाह, बलभद्र शाह परमार शासक थे, जिन्होंने पहले परमार शासक थे जिन्होंने शाह की उपाधि धारण करी। नेक्स्ट सवाल चलता है, मेवाड़ का प्रथम ग्रंथ, सॉरी मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ की बात कर रहे हैं। ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, ये जो तैयारी कर रहे हो, ये कॉमन साइंस वाली एक 0 लेवल की बात है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ महाराणा तेज सिंह के काल में लिखा गया। तो लेखक कौन थे? लेखक कौन थे? तो सबसे पहले सवाल क्या है, चित्रित ग्रंथ, तो ये ध्यान रखें ये है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर ले। पहला चित्रित ग्रंथ तो था श्रावण, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये तो नाम था
प्रथम चित्रित ग्रंथ का लेखक कौन थे, लिखा किसने था, तो इसका नाम था कमल चंद्र। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ के लेखक श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी के लेखक थे कमल चंद्र। ये सवाल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस राजपूत मनसबदार को अकबर का फर्जंद व राजा की उपाधि दी। तो आप तो एक बात लगा लेना कि अकबर ने अगर कोई काम किया है तो किसके लिए किया है, कछवा वंश के शासक मान सिंह के लिए। मान सिंह उनके बेटे की तरह रहा था। तो मैं आपको बता दूंगा अकबर के बाद जब अकबर का बेटा जहांगीर बना तो इन्होंने मान सिंह की खैर मनसबदारी कम कर दी थी। 7,000 की मनसबदारी मान सिंह के पास थी, लेकिन फिर घटाकर 5,000 कर दी गई थी कि एक बंगाल अभियान के बाद। किसी राजपूत मनसबदार को अकबर को फर्जंद व राजा, तो ध्यान रखें तो सीधा मैंने आपको नाम बता दिया है, कछवा शासक था मान सिंह। क्या नाम था, मान सिंह। मान सिंह को साथियों उपाधि दी गई थी फर्जंद। फर्जंद का मतलब होता था, ये उर्दू भाषा का शब्द है फर्जंद। फर्जंद का मतलब बेटा, फर्जंद का मतलब क्या होता था, बेटा। नेक्स्ट आता है मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने या किसको कहा। तो मैं आपको बता दूं बार बार, मेवाड़ की थर्मोपल्ली आपने सुना होगा, मेवाड़ का मैराथन सुना होगा। ऐसे युद्धों को नाम दिए गए किसी किसी अन्य लोगों के द्वारा। तो मैं बता दूं मेवाड़ की थर्मोपल्ली किस युद्ध को कहा गया, ये युद्ध है और किस युद्ध को कहा गया। तो सबसे पहले बात करेंगे सन 21 जून 1576। 21 जून 1576 को युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। और किसने किसने मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा, तो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ को थर्मोपल्ली किस युद्ध को कहा, हल्दी घाटी के युद्ध को। किस युद्ध को कहा, हल्दी घाटी के युद्ध को। तो साथियों इंपोर्टेंट सवाल है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने ना किसको, तो 21 जून 1576 को हुई हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, हल्दी घाटी युद्ध को। भील आंदोलन किसने चलाया, तो भील आंदोलन चलाने में मैं वैसे तो स्पेशल बात करूंगा भील आंदोलन की, तो गोविंद गिरी का नाम इसमें आता है, लेकिन मोतीलाल तेजावत ने भी भीलों के लिए आंदोलन किया, ये ध्यान रखें। और भील आंदोलन का दूसरा नाम पूछा गया है तो दोस्तों घबराए नहीं, आपको सीधा बता देंगे भगत आंदोलन। बै फॉर भील और बै फॉर भगत। भील आंदोलन का दूसरा नाम भगत आंदोलन भी था। नेक्स्ट सवाल आता है दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। मैं बता दूं कि दुधवा खारा आंदोलन ये किसी किसान आंदोलन है और इस वजह से दुधवा खारा आंदोलन में बहुत से महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें खेतूबाई नाम की महिला थी जिन्होंने इसका संचालन किया। और ये जिस रियासत से संबंधित है वो रियासत हमारी थी बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत, बीकानेर रियासत। तो दोस्तों ये आज का चैप्टर था। कोशिश आशा करूंगा आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।